here tonight is absolutely second to none. Prime Minister Modi is the boss. मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, first of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया
ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से,
हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटकाज की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हां, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा
और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है।
इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है, अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का?
प्रॉमिस। मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi just finishing his address. I have the Shadow Minister Jason Wood here. Minister, how was the address? What did you think? Absolutely incredible. Like the reception Prime Minister Modi had here was like a rock star. It was like a sports event. And the excitement he brought to the Indian community here in Australia, we greatly appreciate. But gee, and his passion, speaking there for 40 minutes, and the crowd was buzzing. Boy, I was excited. Most of it was in Hindi, but the English bits, you really appreciated what he said. He got the crowd going because he was outlining some facts. And one of the most important facts that he wanted to highlight is the digitization of the Indian economy. I want to understand from you, where do you think India and Australia can partner further? How can they engage as a country? Well, that's a really good question. When you look at the mobile phonage use in the world, Australians overall use the most mobile phones per capita. And you look at the technology of the Indian community, and we're very lucky in Australia because we always know Indians are so good when it comes to IT, the entrepreneurs. Yeah. And we really appreciate our 700,000 Australian Indians. And it's just obvious, we're both democracies. You've got PM Modi leading the largest democracy in the world. And Australians, as you know, very passionate when it comes to Australia. The bilaterals, you get down to business come tomorrow. So let me ask you, what are going to be the core points? What are you going to watch for between the two nations as they engage? Well, the most exciting thing is under the former Liberal government was the signing of the free trade agreement with India, and that's coming into effect. That's something we must work on, and the new government must focus on that, because as a former Liberal member of the government, as the Assistant Minister for Home Affairs, we just have to keep building those stronger ties, especially when it comes to security in our region. Mr. Duttonia, how are you? Thank you very much for your time. Well, it's great to be here. Thank you. It was good to hear a huge round of cheer even when the Prime Minister mentioned your name. I could hear most things when he was speaking, but when everyone shouted out, it was very hard to hear. But it was an amazing event. The mood is electric. The beautiful community turned out and showed great respect. So I was really honoured to be here. Yeah. Let me ask you, the Prime Minister touched upon a few key issues. What did you think stood in? I know he was speaking largely in Hindi, but there were some key issues he spoke about. Where do you think India and Australia can engage further? Well, I had the interpretation, so I heard most of the speech, and I thought it was an informed speech. I thought it showed he was connected with Australia. He understood where the opportunities were, education, environment, defence, security. There are many, many areas where we can continue to strengthen and deepen the relationship. This relationship has only just started, and we're on a ground floor, and we're going up in the lift at a fast rate. So the diaspora community here, the connections, the interconnectivity, the ability for direct flights, that is just going to bring our two worlds closer together. And there's no more trusted friend than Prime Minister Modi, and I'm just really pleased to be here. Thank you. Are you sometimes surprised that he's got friends both sides of the alley? He does, but I met with him in New Delhi about 18 months ago, and he was warm, engaging,
He was very respectful and he was very generous with his time. So it was great to meet him again tonight. For me, it's amazing to see that, be it Liberal or Labour, there is some very clear aspects about where India-Australia relationships need to go. But let me ask you as LOP, what's the pressure point? What are you going to watch about what Prime Minister Albanese and his government are able to eke out of this conversation, this bilateral that's scheduled for tomorrow between India and Australia? Well, I've got a bilateral meeting with Prime Minister Modi tomorrow, so we'll be having a discussion about a number of important topics for both of our sides. I think the Liberal Party, our values of hard work, of reward for effort, of family, all the values that Prime Minister Modi spoke about tonight, they're the values that we embody in our party, and that's why we have such a strong connection and respect for the Indian community, the diaspora community here, people of Indian heritage, the way in which they've integrated, that they've worked hard, that they've been successful. I think it makes all Australians very proud. You know, he spoke about cricket, he spoke about tennis. It's time rugby comes to India too. Well, I mean, we're looking in the NRL for an 18th team, so maybe it's an Indian team. Maybe not a PNG team, we'll see. But I think the cricketing links are sporting links, but it's the cultural links. And I think the celebration of Indian culture here in Australia, teaching of those young kids and the passing on from generation to generation. People call Australia home, but never lose your heritage. And I think that is a very special and important part that we should recognise as well. Final question, Mr. Dutton. One aspect is security. That is Indo-Pacific security, two vibrant democracies needing to work together. The other one is security for the Indian diaspora with the recent instances that we've seen. In these matters, do you think there needs to be some action taken? Well, I think there should be, and I think we should concentrate on the 99% of good cases, and we should absolutely condemn the 1% of bad cases. Nobody tolerates any sort of behaviour in our country that is intolerant or racist. We live in an accepting country, and we need to call out bad behaviour where we see it. Like any country, that's the reality. And I think the authorities come down very hard on that sort of behaviour. It's unacceptable culturally, and we're a nation that's successful because we've welcomed people from the four corners of the earth, and if we continue to embrace that, we'll be a wonderful country into the future. And the larger question about Indo-Pacific and Australia and India becoming the guardians of this region? Well, again, I think security. I think there are shared values, and it was a discussion we had when we were in government. My counterpart as Defence Minister at that point, as Home Affairs Minister, the intelligence that we share, the way in which we work together, that only continues to deepen, and the work that we did in reforming the Quad was important because it was respectful toward Prime Minister Modi's contribution, and credit to the Prime Minister that he's continued that work under his government as well. And I want people to understand that there's a bipartisan position in our country, and that's in our national interest, it's in the global interest, and I look forward very much to providing whatever assistance we can to strengthen and deepen that relationship further. I've got Praveen here now. Let me quickly chat with Praveen. Thank you for your patience. How was all the effort was worth it? All the put in all the effort. Yeah, and I have with me Kuldeep here who's joining me, and I got. Thank you, Sasikal. And he made the mention of Guru Arjan Dev, and today is a very special day. Absolutely, it is a very special day. It is the Shahidi Guru of Guru Arjan Dev Ji, and he remembering it itself is, you feel that you are so blessed to have a Prime Minister like this, who thinks about each and every culture, each and every person in the arena. He has thanked our, the Aboriginal people. He started with that. So there's nobody who is, as good as he is. Do you know the fact that during emergency, Prime Minister actually lived his life as in a Gurdwara, lived his life as a Sardarji, as a practicing Sikh? Absolutely. So he's got immense, respect for Sikhi. Very true. And he wants it. He's actually a true champion for it. Yeah. Anand, what I want to tell your viewers is Indians are united overseas. We are united for the development of India. We are united for a new India. We're going to do our part. We're going to do 200%. जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम मित्र लेके भारत घूमने आएंगे. मित्र लेके घूमने आना, वही तो. That's what he said. कि you got हर साल बिना भूले. May I know your good name, sir? Nitin Daniel Mukhi. Oh, okay, hi Nitin. What do you think of the Prime Minister's conversation? The Prime Minister had such amazing energy and such amazing vision and such amazing passion, and to see him in our great state be able to commit to such a strong relationship was just really heartwarming for all of us. No, he stressed upon mutual respect.
You believe that needs to be addressed back here in Australia, because a lot of people have this concern, and I'm going to be very candid with you about the rising instances which are happening, targeting and deliberately. There were people who wanted to even derail the Prime Minister's visit. Is that a cause for concern? Well, Australia and Australians respect and welcome a very deep partnership with India, and we want to send a message that says it is built on mutual respect. I myself, my parents are from Punjab. My parents came here in the 70s. We helped create so many of the very original Mandirs, newspapers here. It's such a long and deep and enduring partnership here, and it's being led by our peoples. Very good. Thank you very much for speaking, and good to have you here. Good to see you here. Let me also meet Ravi is here with me, and let me get your name. Ravi, I met yesterday, and he was very helpful for us when we landed at Shangri-La. So and he was the one person who said at the dead of the night, if you want some food, I'm going to say it live on the channel. He said, I'll arrange it for you. So I'll always remember that. Thank you very much, Ravi. You're doing lots for the community here with the diaspora. Can you tell me who these people are, gentlemen? What's your name, sir? Dr. Ishwar Madas. And Rajshekhar Anantuch. I think this is all the Andhra group that is here. If I remember you. My name is Sripal Reddy. Mr. Sripal Reddy, hi. My name is Vijay Simha Reddy. Hi, Vijay Simha Reddy. So this. Mr. Sai Paros. You have to meet him. To all our audiences, we are live right now, I know, but this is the group that's actually worked very hard behind the scenes. Sai was the one who's actually managed the entire media, and he's been tirelessly working here early in the morning. The one person who was there along with me today was Sai. So Sai, how did it all go? What did you think? It's a fantastic turnout. We're really excited, so happy to see. He's also the director of the Hindu Council here, aren't you? Yes, I am. So there's a lot of work they're doing. They're opening schools. They're doing. Do you have a Sanskritam school in Sydney? I didn't know that. Yes, we have multiple schools of Sanskrit here. We also do this food program called Karma Kitchen, which is feeding the homeless and needy. Homeless and needy, and I think you guys did a lot of work during COVID, didn't you? Absolutely, yes. We worked round the clock during COVID, for international and national community here, both in terms of cooked food and also groceries. So some good karma in the kitchen, but tell me, what do you think? What's your takeaway from the Prime Minister's message? Was it what you were expecting or better? We can never have enough of Prime Minister's message. We wish it went for another 1 hour. We were really sad to see that it's finishing. Very sad saying. Great talking to all of you. Thank you very much. I've got Rahul JT and I've got Reena JT here. So before we take a break, quickly, I'm just going to get the Mia Bibi. Now he's been part of the organizing team. She's a councillor here. So one is in politics, the other one is into organization. So what did you think of the Prime Minister's speech? Amazing, as always. He has just mesmerized the whole crowd, and there was not even a single person moving away from their chair. It was constant support and encouragement to us Indian diaspora. He's been running around non-stop, so the feedback good? Was it packed to the rafters? Did everybody turn up? Yeah, I think everybody turned up. They were, a beautiful atmosphere. We expected this to happen today, and I'm pretty sure that Prime Minister Modi was so happy. The facts and figures he gave to public to basically boost their morale and make them understand that India is going to be a developed country in the next 25 years. I think it's an eye-opener for us, because sometimes away from sight, away from mind kind of thing, but now it's going to be just coming back. India is going to be a developed country in 25 years. Where does that take the diaspora? You can think about, don't think it in rupees, but think in dollars. But that's good for everybody.